इतिहास की धूल भरी गलियों में कुछ ऐसी कहानियां दफन हैं जिन्होंने न केवल सीमाओं को बदला बल्कि सभ्यताओं के भाग्य को ही नया मोड़ दे दिया। इस महागाथा की शुरुआत होती है मध्य एशिया की उन सर्द वादियों से, जहां पहाड़ों की चोटियां आसमान को छूती थीं। साल था 1494 जब फरगाना की एक छोटी सी रियासत में एक 12 साल के लड़के के सिर पर कांटों भरा ताज रखा गया। उस लड़के का नाम था ज़हीर उद्दीन मोहम्मद, जिसे दुनिया आज बाबर के नाम से जानती है। बाबर कोई साधारण राजकुमार नहीं था। उसकी रगों में दो महान विजेताओं का रक्त दौड़ रहा था, पिता की ओर से तैमूरलंग और माता की ओर से चंगेज खान। लेकिन विरासत में मिली यह महानता उसके लिए कोई आसान रास्ता नहीं थी। महज 12 साल की उम्र में पिता को खोने के बाद बाबर को अपनों के ही षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। समरकंद, जो उसके पूर्वजों की राजधानी थी और जिसे जीतना उसका सबसे बड़ा सपना था, उसके हाथ से बार बार फिसलता रहा। कई बार तो ऐसा हुआ कि बाबर के पास न रहने को घर था, न सिर छुपाने को कोई किला। वह एक भगोड़े की तरह पहाड़ों में भटकता रहा, लेकिन उसकी आंखों में जलती जीत की मशाल कभी बुझी नहीं। उसकी किस्मत ने करवट ली साल 1504 में, जब उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा किया। काबुल की ठंडी हवाओं में बैठकर बाबर अक्सर दक्षिण की ओर देखता था, जहां हिंदुस्तान अपनी बेपनाह दौलत और खुशहाली के लिए मशहूर था। उस दौर में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था और बाबर जानता था कि अगर उसे अपना खोया हुआ गौरव और एक स्थायी साम्राज्य चाहिए तो उसे सिंधु नदी पार करनी ही होगी। उधर दिल्ली की गद्दी पर लोदी वंश का सुल्तान इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। लोदी एक अहंकारी और क्रूर शासक था, जिससे उसके अपने ही गवर्नर और रिश्तेदार नफरत करते थे। इसी असंतोष का फायदा उठाते हुए पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और सुल्तान के चाचा अलाउद्दीन लोदी ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता भेजा। बाबर के लिए यह वही मौका था जिसका उसे बरसों से इंतजार था। 15 दिसंबर 1525 को बाबर ने अपनी छोटी लेकिन अनुशासित सेना के साथ सिंधु नदी पार की। उसके पास केवल 12,000 सिपाही थे, जबकि दिल्ली के सुल्तान के पास 1 लाख से अधिक सैनिकों की विशाल फौज और सैकड़ों खूंखार हाथी थे। संख्या बल के हिसाब से यह एक आत्मघाती हमला लग रहा था, लेकिन बाबर के पास 2 ऐसी चीजें थीं जो उस समय हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं थीं। पहली तुगलमा युद्ध नीति और दूसरी बारूद और तोपें। 21 अप्रैल 1526 की सुबह पानीपत के मैदान में इतिहास का रुख बदलने वाला था। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना थी जो समुद्र की तरह फैली हुई थी, और दूसरी तरफ बाबर की छोटी सी टुकड़ी जिसने अपनी रक्षा के लिए बैलगाड़ियों की एक अभेद्य दीवार बना रखी थी। बाबर ने रूमी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए अपनी तोपों को गाड़ियों के बीच चमड़े की रस्सियों से बांध दिया था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, लोदी के हाथियों ने बाबर की सेना की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर तोपों की गड़गड़ाहट गूंजी। तोपों के धमाकों और बारूद की महक ने लोदी के हाथियों में खलबली मचा दी। वे हाथी जो कभी दुश्मन को कुचलने के लिए जाने जाते थे, अब अपनी ही सेना को रौंदने लगे। बाबर के घुड़सवारों ने तुगलमा नीति के तहत लोदी की सेना को दोनों तरफ से घेर लिया। कुछ ही घंटों में पानीपत का मैदान लोदी के सैनिकों के शवों से पट गया। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। बाबर की राह इतनी आसान नहीं थी। उसे असली चुनौती राजपूतों के शौर्य से मिली। खानवा के मैदान में राणा सांगा ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। राजपूत योद्धाओं की वीरता देख बाबर की सेना डरी हुई थी। तब बाबर ने धर्म युद्ध का नारा दिया और शराब के प्याले तोड़कर अपनी सेना में जोश भरा। वह युद्ध तकनीकी से ज्यादा मानसिक मजबूती का था। राजपूतों ने अंत तक हार नहीं मानी और साबित किया कि हिंदुस्तानी मिट्टी में वीरता कूट कूट कर भरी है। राजपूतों की वीरता की कहानियां आज भी राजस्थान की हवाओं में गूंजती हैं। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद वे मैदान में डटे रहे। बाबर ने अपनी डायरी बाबरनामा में लिखा कि राजपूत मरना जानते हैं पर झुकना नहीं। खानवा की जीत के बाद ही बाबर को एहसास हुआ कि हिंदुस्तान पर राज करने के लिए तलवार से ज्यादा कूटनीति की जरूरत है। इसी युद्ध के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। राजपूतों के अदम्य साहस ने मुगलों को कई सालों तक चैन से सोने नहीं दिया और हर कदम पर उनके लिए चुनौतियां पेश की। इस महान जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने जीत में मिले खजाने को काबुल के लोगों और अपने सैनिकों में इस कदर उदारता से बांटा कि उसे कलंदर की उपाधि दी गई। लेकिन भारत की गर्मी और यहाँ के लोगों का विरोध उसके लिए नई चुनौतियां लेकर आने वाला था। बाबर ने महज 4 सालों के शासन में कई युद्ध लड़े। खानवा, चंदेरी और घाघरा, इन सभी में उसने अपनी श्रेष्ठता साबित की। 26 दिसंबर 1530 को मुगल सल्तनत की नींव रखने वाले इस पहले बादशाह की मृत्यु हो गई। बाबर ने अपनी वसीयत में लिखा था
कि उसे काबुल की मिट्टी में दफनाया जाए। आज भी उसकी कब्र काबुल के बागे बाबर में मौजूद है। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को एक ऐसा साम्राज्य सौंपा था जो अभी पूरी तरह स्थिर नहीं था, लेकिन जिसकी जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप में गहरी जम चुकी थीं। बाबर ने साम्राज्य की नींव तो रख दी थी, लेकिन उसके बेटे हुमायूं के लिए यह विरासत किसी कांटों भरे बिस्तर से कम नहीं थी। हुमायूं किसी एक विद्वान और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जिसे सितारों और भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन युद्ध के मैदान में वह अपने पिता जैसी फुर्ती नहीं दिखा पाया। इतिहासकार बताते हैं कि हुमायूं अफीम के नशे का शौकीन था, जो अक्सर उसके फैसलों में बाधा बनता था। साल 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत से बाहर खदेड़ दिया। 15 सालों तक हुमायूं दर दर भटकता रहा। इसी निर्वासन के दौरान अमरकोट के किले में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं ने 1555 में दोबारा दिल्ली जीती, लेकिन उसकी किस्मत ने फिर दगा दिया। साल 1556 में अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण उसकी मौत हो गई। उस समय अकबर महज 13 साल का था। चारों तरफ अराजकता थी और उत्तर भारत में राजा हेमू एक शक्तिशाली चुनौती बनकर उभरे थे। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुगलों का भविष्य अंधकार में था, लेकिन अकबर के पास एक वफादार सेनापति था, बैरम खान। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। युद्ध का पलड़ा हेमू की ओर झुक रहा था, लेकिन तभी एक भटकता हुआ तीर हेमू की आंख में जा लगा। राजा के गिरते ही उनकी सेना में भगदड़ मच गई। इस अप्रत्याशित जीत ने अकबर को दिल्ली का निर्विवाद बादशाह बना दिया। अकबर ने महसूस किया कि हिंदुस्तान जैसे विशाल देश पर केवल तलवार के दम पर राज नहीं किया जा सकता, लोगों का दिल जीतना जरूरी है। उसने एक ऐसी नीति अपनाई जिसने उसे अकबर महान बना दिया। वह पहला मुगल बादशाह था जिसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसने राजपूतों से दुश्मनी के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से विवाह करना केवल एक गठबंधन नहीं, बल्कि 2 संस्कृतियों का मिलन था। अकबर ने जोधाबाई को कभी धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उनके लिए महल में मंदिर भी बनवाया। अकबर की वास्तुकला की समझ अद्वितीय थी। उसने दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर फतेहपुर सीकरी नाम का एक पूरा शहर बसाया। यह शहर शिल्पकला का बेजोड़ नमूना था। वहां अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया, जो आज भी दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। सीकरी में उसने इबादत खाना बनाया, जहां हर धर्म के विद्वान हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और पारसी बैठकर चर्चा करते थे। इसी मंथन से निकला अकबर का नया धर्म दीन ए इलाही, जिसका मूल मंत्र था सुलह ए कुल, यानी सभी के साथ शांति। लेकिन फतेहपुर सीकरी का अंत बड़ा रहस्यमयी रहा। करीब 15 सालों तक राजधानी रहने के बाद इस भव्य शहर को अचानक छोड़ दिया गया। इतिहासकारों का मानना है कि पानी की भारी कमी के कारण यह जीत का शहर रातों रात वीरान हो गया। आज भी फतेहपुर सीकरी के खंडहर उस दौर के वैभव की गवाही देते हैं। अकबर की सेना अब और भी आधुनिक हो चुकी थी। जहां राजपूत अपनी विशेष स्टील की तलवारों के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं अकबर की सेना ने बंदूकों और लोहे के कवच से लैस हाथियों का इस्तेमाल शुरू किया। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया था। सम्राट अकबर ने न केवल एक साम्राज्य बनाया, बल्कि एक प्रशासनिक व्यवस्था तैयार की जो सदियों तक चली। उसके दरबार में बीरबल, तानसेन और अबुल फजल जैसे 9 रत्न थे, जिन्होंने कला और ज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। साल 1605 में खराब भोजन के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। उसने अपने बेटे सलीम के लिए एक ऐसा हिंदुस्तान छोड़ा था जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर था। अकबर ने साबित कर दिया था कि एक महान शासक वह नहीं जो सिर्फ जमीन जीतता है, बल्कि वह है जो लोगों का विश्वास जीतता है। अकबर के बाद मुगल सल्तनत एक ऐसे दौर में दाखिल हुई जहां तलवारों की खनक कम और कला की नक्काशी ज्यादा सुनाई देने लगी। साल 1605 में सलीम ने जहांगीर के नाम से गद्दी संभाली। जहांगीर को अपने पिता से एक समृद्ध और शांत साम्राज्य विरासत में मिला था। जहांगीर को चित्रकला का इतना गहरा ज्ञान था कि वह किसी भी चित्र को देखकर बता सकता था कि आंख किसने बनाई है और हाथ किसने। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है कि उसे फूलों और खुशबू से बहुत लगाव था। उसके राज में व्यापार इतना फैला कि सूरत के बंदरगाह पर विदेशी जहाजों का तांता लगा रहता था। जहांगीर के शासन में मुगल तहजीब और शिष्टाचार ने एक नया रूप लिया, जिसे आज भी लखनऊ और दिल्ली की संस्कृति में महसूस किया जा सकता है। वह न केवल एक शासक था, बल्कि एक संवेदनशील लेखक और कला पारखी भी था।
जहांगीर को प्रकृति और बागवानी से अगाध प्रेम था। उसने कश्मीर में शालीमार और निशात जैसे खूबसूरत बाग लगवाए। उसके शासन में चित्रकला अपने शिखर पर थी। वह पशु पक्षियों के चित्रों का इतना शौकीन था कि उसने उस्ताद मंसूर जैसे चित्रकारों को संरक्षण दिया। जहांगीर का न्याय केवल इंसानों तक सीमित नहीं था। कहा जाता है कि उसके न्याय की जंजीर को छूने का साहस कोई भी कर सकता था। वह हर रोज घंटों दरबार लगाकर प्रजा की छोटी छोटी समस्याएं सुनता था। वह न्याय का बड़ा पाबंद था। उसने अपने महल की दीवार पर एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, जिसे कोई भी पीड़ित व्यक्ति खींचकर सीधे बादशाह से गुहार लगा सकता था। जहांगीर के द्वार में ही अंग्रेज भारत आए और व्यापार की नींव पड़ी। जहांगीर के जीवन में उनकी मलिका नूरजहां का प्रभाव सबसे अधिक था। नूरजहां न केवल खूबसूरत थीं, बल्कि राजनीति और युद्ध कला में भी माहिर थीं। उस दौर में सिक्कों पर भी बादशाह के साथ नूरजहां का नाम अंकित होता था। लेकिन वैभव का असली सूरज जहांगीर के बेटे खुर्रम यानी शाहजहां के द्वार में चमका। शाहजहां को इतिहास इमारतों का बादशाह कहता है। उसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां की कलात्मक सोच और बेपनाह दौलत का सबसे बड़ा प्रतीक ताजमहल बना। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में सफेद संगमरमर से बनी यह इमारत आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। शाहजहां ने यमुना के किनारे शाहजहानाबाद बसाया और वहां लाल किला और जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतें खड़ी की। उस समय मुगल साम्राज्य दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य था। दुनिया का लगभग 1/4 सामान अकेले हिंदुस्तान में बनता था। इसी बेपनाह दौलत को दिखाने के लिए शाहजहां ने एक ऐसी चीज बनवाई जिसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल है। तख्त-ए-ताऊस यानी मयूर सिंहासन। यह कोई साधारण सिंहासन नहीं था। इसे बनाने में उस दौर के 7 साल लगे थे। यह सिंहासन ठोस सोने का बना था और इसमें अनगिनत हीरे, नीलम, पन्ने और माणिक जड़े थे। सिंहासन के ऊपरी हिस्से पर 2 मोर बने थे, जिनके पंख कीमती पत्थरों से सजाए गए थे। इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर भी इसी सिंहासन की शोभा बढ़ाता था। कोहिनूर के बारे में कहा जाता था कि जो इस हीरे का मालिक है वह पूरी दुनिया का मालिक है। तख्त-ए-ताऊस की कीमत उस समय ताजमहल बनाने की लागत से भी कई गुना अधिक थी। इसे केवल विशेष अवसरों पर ही लाल किले के दीवाने खास में लाया जाता था। शाहजहां के दरबार में शान और शौकत का आलम यह था कि विदेशी यात्री भी यहाँ की चमक देखकर दंग रह जाते थे। दीवाने खास की दीवारों पर फारसी में लिखा था, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। लेकिन जहाँ भव्यता अपनी चरम सीमा पर थी, वहीं अंदर ही अंदर साजिशों का जाल भी बुना जा रहा था। शाहजहां जब बूढ़ा होने लगा तो उसके 4 बेटों दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का खूनी युद्ध शुरू हो गया। दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा था और शाहजहां का चहेता था। वह अपने दादा अकबर की तरह उदार था और सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। लेकिन उसका छोटा भाई औरंगजेब एक कुशल सेनापति और बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। साल 1658 में औरंगजेब ने अपने ही भाइयों को हराकर और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके सत्ता हथिया ली। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 साल उसी किले की एक कोठरी से ताजमहल को देखते हुए बिताए। वैभव का वह युग अब कट्टरता और युद्धों की ओर मुड़ रहा था। तख्त-ए-ताऊस, जिस पर कभी शाहजहां शान से बैठता था, अब एक ऐसे बादशाह के हाथ में था जिसकी सोच तलवार की धार जैसी तेज और ठंडी थी। साल 1658 में जब औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर बैठा तो मुगल साम्राज्य का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। औरंगजेब अपने पूर्वजों के विपरीत न तो कला का शौकीन था और न ही संगीत का। वह एक कट्टर और अनुशासित शासक था। उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके कटे हुए सिर को एक थाल में सजाकर अपने पिता शाहजहां के पास भेजा। यह इस बात का संकेत था कि अब साम्राज्य दया से नहीं बल्कि खौफ और कट्टरता से चलेगा। औरंगजेब ने अकबर की उदार नीतियों को पलट दिया। उसने हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगा दिया और कई ऐतिहासिक मंदिरों को तुड़वाकर वहां मस्जिदों का निर्माण कराया। उसने शराब, संगीत और नृत्य पर पाबंदी लगा दी। जहां मुगल दरबार कभी महफिलों के लिए जाना जाता था, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता था। औरंगजेब का सारा ध्यान साम्राज्य के विस्तार पर था। उसने अपने शासन के अंतिम 27 साल दक्षिण भारत को जीतने में बिताए। मुगल साम्राज्य अपनी सीमाओं के चरम पर पहुंच गया था, लेकिन इस विस्तार ने खजाने को खाली कर दिया और सेना को थका दिया। यही वह दौर था जब औरंगजेब को हिंदुस्तान की मिट्टी से ही एक महान चुनौती मिली। छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठों के उदय ने मुगल सत्ता की चूलें हिला दी। शिवाजी महाराज की छापामार युद्ध नीति का औरंगजेब के पास कोई जवाब नहीं था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद तो किया, लेकिन वे अपनी चतुराई से आगरा के किले से निकल भागे। दक्षिण का यह युद्ध मुगलों के लिए एक ऐसा नासूर बन गया
जिसने साम्राज्य की शक्ति सोख ली। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसे औरंगाबाद के पास एक साधारण सी कब्र में दफनाया गया। औरंगजेब के जाते ही मुगल साम्राज्य के बिखरने की शुरुआत हो गई। उसके उत्तराधिकारी कमजोर और अय्याश निकले। साम्राज्य का वह रौब खत्म हो चुका था। साल 1739 में मुगल सल्तनत को सबसे बड़ा झटका लगा जब ईरान के राजा नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। नादिर शाह ने न केवल दिल्ली में कत्लेआम मचाया बल्कि वह मुगलों की आन बान शान तख्त ए ताउस और बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया। जिस सिंहासन पर बैठकर बाबर से लेकर शाहजहां तक ने हुकूमत की थी, उसका छिन जाना साम्राज्य की आत्मा निकल जाने जैसा था। इसके बाद मुगल बादशाह महज कठपुतली बनकर रह गए। कभी मराठों का प्रभाव बढ़ा तो कभी अंग्रेजों की कंपनी मजबूत होती गई। साल 1857 तक आते आते मुगल शासन सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक सिमट गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोहियों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता चुना, लेकिन यह विद्रोह नाकाम रहा। अंग्रेजों ने जफर के बेटों की हत्या कर दी और उन्हें कैद करके म्यांमार की राजधानी रंगून भेज दिया। 7 नवंबर 1862 को रंगून की एक अंधेरी कोठरी में बहादुर शाह जफर की मौत के साथ मुगल वंश का अंतिम चिराग भी बुझ गया। जफर खुद एक बेहतरीन शायर थे। उन्होंने अपनी बेबसी पर लिखा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। मुगल साम्राज्य जिसने पानीपत के मैदान से अपनी यात्रा शुरू की थी, रंगून की एक गुमनाम कब्र में जाकर खत्म हो गया। वे अपने पीछे लाल किला, ताजमहल और एक ऐसी संस्कृति छोड़ गए जो आज भी भारत के रग रग में रची बसी है। लेकिन उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी साम्राज्य, चाहे वह कितना ही विशाल और अमीर क्यों न हो, अगर वह जनता का विश्वास और सहनशीलता खो देता है तो उसका पतन निश्चित है।